बच्चों ये बायोलॉजी चैप्टर 5 क्लास 12 वंशागति वंशागति के सिद्धांत है ना, वंशागति और विविधता के सिद्धांत ये चैप्टर है ना। इसी में आप मेंडल के प्रयोग के बारे में पढ़िएगा, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आए हैं हम, है ना। तो सबसे पहला सवाल क्या है आपका, देखिए डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपको पता होना चाहिए डाउन सिंड्रोम जो होता है वो एक अनुवांशिकी विकार रोग है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ के 47 हो जाती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था, वैटसन ने प्रस्तावित किया था अनुवांशिकी शब्द। अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है, जोहानसन जीन शब्द को प्रतिपादित किए थे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो वैटसन इसका ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा। और गेहूं जो होता है उसके अंदर, गेहूं की कोशिका के अंदर 6 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी, 6 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए उसे हेक्साप्लॉइड कहा जाता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, हेक्साप्लॉइड, ध्यान रखिएगा। तो ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, हेक्साप्लॉइड है ना। सी ऑप्शन इज करेक्ट। जेड मोर एक पक्षी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे बच्चों, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 45। एक गुणसूत्र घट जाता है, ध्यान रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45। ये गलत ऑप्शन दिया है, ए इसका गलत ऑप्शन है। 46 अगर सही गुणसूत्र है तो फिर क्या करो, है तो बिल्कुल 45 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मानव में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है, मानव में एबीओ रक्त समूह, एबीओ रक्त समूह ध्यान रखिएगा, ये सप्रभाविता भी दर्शाता है, सप्रभाविता। एबीओ रक्त समूह का जो एबी ब्लड ग्रुप है वो सप्रभाविता भी दर्शाता है। सप्रभाविता का मतलब होता है कि जीन के दोनों जीन प्रभावी माने जाएंगे। ए भी अपना गुण दिखाएगा, बी भी अपना गुण दिखाएगा, उसी को बोलते हैं सप्रभाविता, है ना। और इसी को हम लोग बहुअलील भी कहते हैं। बहुअलील मतलब एक ही यहाँ पर एक जीन के 3 अलील पाए जाते हैं, है ना, इसको हम बहुअलील कहते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना, बिल्कुल मटर के पौधे चुने इसीलिए तो सफल हुए, क्योंकि मटर के दाने अच्छे से दिखते हैं, मटर में जनन जल्दी हो जाता है, तो आसानी से हम उसको देख सकते हैं। मिलेनिन जिससे हम जो हमारे त्वचा का रंग को क्या करता है, काला करता है। रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है रंजकहीनता। हमारे शरीर में अगर मिलेनिन की कमी हो जाएगी तो हमें कैंसर हो सकता है, कैंसर से बचाता है मिलेनिन। जितना ज्यादा मिलेनिन होगा उसका रंग उतना काला होगा, त्वचा का रंग काला होगा। त्वचा का रंग अगर गोरा है इसका मतलब मिलेनिन की मात्रा कम है, तो रंजकहीनता कहेंगे। रंजक मतलब रंग होता है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है, मानव नर है उसकी अनुवांशिक पहचान कैसे करेंगे, गुणसूत्र से करेंगे। XY गुणसूत्र के द्वारा उसकी पहचान होगी, है ना, XY गुणसूत्र के द्वारा। और उसको हम लोग कहते हैं ऑलोसोम, है ना। लिंगी गुणसूत्र को क्या कहते हैं, ऑलोसोम। ऑटोसोम तो कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र को। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल। RH पॉजिटिव व्यक्ति का जीन प्रारूप हो सकता है। तो RH पॉजिटिव एक प्रभावी कारक है। अगर मान लो माता RH निगेटिव है और पिता RH पॉजिटिव है तो भी बच्चा RH पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। तो माँ वहां अप्रभावी हो गई, पापा प्रभावी हो गए, जो बच्चे में गया RH पॉजिटिव, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा, सी ऑप्शन RR, मतलब प्रभावी वाला भी हो सकता है, अप्रभावी। RH पॉजिटिव व्यक्ति का जीन प्रारूप RR भी हो सकता है, मतलब कैपिटल RR, और कैपिटल R स्मॉल r भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, RR, ठीक है। R मतलब यहाँ पर RH के लिए दिखाया गया है ना। अगले सवाल पे आते हैं। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो 3 वैज्ञानिक थे जो उसको लेके आए थे, ह्यूगो डिब्रिज, कॉरेंस और शेरमार्क। ध्यान रखिएगा, बड़ा खास सवाल है ये, आपको मिल जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है। जब एक पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो जाए, दोनों का अनुपात कितना हो जाए, 1:2:1 हो जाए, है ना। जब एक पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात कितना हो जाए, 1:2:1 हो जाए, तो ये किस प्रकार, क्या दिखाता है ये दिखाता है अपूर्ण प्रभाविता। ध्यान रखिएगा, अपूर्ण प्रभाविता को कौन खोजे थे, कॉरेंस खोजे थे, और ये मेंडल के जस्ट विपरीत, है ना, बोला जाता है। लाल त्वचा वाले मवेशी, मान लो एक लाल त्वचा वाला मवेशी है, मवेशी जो लाल त्वचा है उसका,
और उसको सफेद रंग वाले क्रॉस से क्रॉस करवा दिया गया है। लाल और सफेद का क्रॉस हो गया है, और क्रॉस होने के बाद है ना, क्रॉस करवाया जाता है तो एक पीढ़ी में मवेशियों का रंग चितकबरा आता है। एक मवेशियों में चितकबरा का रंग कैसा आता है, उसको जो मवेशी है उसका जो रंग आ रहा है, छोटा कर देते हैं थोड़ा, ठीक, देखिए तो लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद रंग से क्रॉस कराएगा तो एक पीढ़ी में जो मवेशी है वो मवेशी है, उस मवेशी का रंग चितकबरा या रोम हो गया है, चितकबरा हो गया है। कैसा हो गया है? चितकबरा हो गया है। तो बोल रहा है कि अगर चितकबरा हो गया है तो वह क्या दिखा रहा है? चितकबरा मतलब दोनों गुणधर्म आ गए हैं, दोनों मिक्स नहीं हुए हैं। दोनों अगर मिक्स होते तब ना बोलते अपूर्ण प्रभाविता, मिक्स हुए ही नहीं है। अच्छा, पूर्ण प्रभाविता का मतलब केवल लाल रंग दिखता है या केवल सफेद रंग दिखता है, वो होता मेंडल का नियम, सप्रभाविता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सप्रभाविता, ए ऑप्शन। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे वेटसन और पुनेट, वेटसन और पुनेट। और क्या होता है युग्मन और विकर्षण? तो युग्मन में क्या होता है कि जैसे मान लो एक गुणसूत्र पर एक ही जगह दोनों जीन हैं, एक ही जगह दोनों अलील हैं। किसी गुणसूत्र पर दो अलील हैं मान लो, या दो जीन हैं, और दोनों जीन एक ही जगह पर हैं, तो दोनों एक साथ जाएंगे अगले पीढ़ी में, उसको हम कहते हैं युग्मन। और अगर मान लो दोनों जीन अलग अलग जगह हैं, एक ही गुणसूत्र है लेकिन उस पर दोनों जीन अलग अलग जगह पर है, तो अलग अलग जाएंगे तो बोलते हैं विकर्षण। नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर का निकालना। देखो हम लोग क्या करते हैं कि कभी हमको बैगिंग करना होता है, बैगिंग मतलब हमको नए प्रकार के फूल चाहिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस फूल के पुंकेसर को ही हटा देते हैं। पुंकेसर को हटा देने से उसकी हम बैगिंग कर देते हैं, थैलाकरण कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और अपने मन मुताबिक जहां से उठा के ले आए पुंकेसर रख देते हैं। इस प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं, इमैस्कुलेशन इंग्लिश में कहते हैं। और ये पहले चैप्टर का सवाल है, उसके बाद होगा लैंग्वेज जनरल, इमैस्कुलेशन कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हंसियाकार रक्तक्षीणता, सिकल सेल एनीमिया अप्रभावी अलिंगी रोग है, ध्यान रखिएगा। मेंडेली विकार में 5 रोग आते हैं, जिसमें से केवल एक ही रोग हीमोफीलिया ही लिंगी रोग है। लिंगी रोग को हम ऑलोसोमिक अनुवांशिक रोग कहेंगे, लेकिन अलिंगी रोग है तो बोलेंगे ऑटोसोमल अनुवांशिक रोग। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। मनुष्यों में लिंग निर्धारण किससे होता है? तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण कौन करेगा जी? XX और XY जो लिंग निर्धारण हुआ है वो लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही ना होगा। किसके द्वारा? लिंग गुणसूत्र के द्वारा। लिंग गुणसूत्र मतलब X के साथ अगर Y आया है तो नर होगा, और X के साथ X आई है तो मादा होगा। एक जोड़े को दो लड़कियां हैं, और तीसरी संभावित शिशु लड़की होने की क्या संभावना है? तो 50% चांस है कि वो लड़की होगी, क्योंकि देखो जब भी नई बार निषेचन होगा तो पीछे कितने बच्चे हैं और वो नर है कि मादा है इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल मतलब है कि निषेचन हो रहा है तो 50% चांस है कि लड़का और 50% चांस है कि लड़की होगी, ये बात माना जाएगा, ठीक है। कानों पर बाल की बहुलता, कानों पर बाल आ जाते हैं, कान पर देखोगे ना बहुत सारे बाल आ जाते हैं मर्दों के, है ना, औरतों के नहीं आएगा, मर्दों के आते हैं बाल। ये तो ये क्यों आया होगा? ये वाई क्रोमोसोम पर एक जीन होता है उसके कारण ही होता है। औरतों के कभी कानों पर बाल नहीं आते हैं। तो कानों पर बाल की बहुलता जीन कहां पाया जाता है? वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 2 जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने क्या चुना था? उद्यान मटर चुना था, ठीक। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया? 1865 में प्रकाशित किए थे, लिखवाया हुआ है सब। मादा विषम युग्मता क्या है? ये सवाल, मादा विषम युग्मता क्या है? तो मादा ये आगे पढ़िएगा, है ना, इस सवाल को अवॉइड कीजिए भैया। अगले सवाल पे आते हैं। अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया वाहक के स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की क्या स्थिति होगी? तो देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल। तो जो मादा होगी, है ना, जो मादा होगी वो XH और X लिखेंगे, ये मादा का ये मादा होगी जो रोगी है, और जो पुरुष होगा सामान्य वो होगा X और Y, ये तो समान है। इससे जा सकता है XH और इससे जा सकता है X। तो अगर हम बात करें ऐसे, इससे जा सकता है X और इससे जा सकता है Y। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, है ना। अगर हम इन दोनों को देखें तो XH यहाँ लिखते हैं, X यहाँ लिखते हैं, और इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे? X और Y के साथ। ये X और ये Y, ठीक। XH इसके साथ जाएगा XH और X बनेगा, XH इसके साथ जाएगा XH और Y बनेगा।
एक्स एक्स बनेगा और एक्स वाई बनेगा। तो रोगी कितने होंगे, इनमें से उत्पन्न नर संतान तो दो हो रहे हैं, नर संतान दो हो रहे हैं, तो एक नर संतान हो रहा है, एक नर संतान हो रहा है, तो एक नर रोगी हो रहा है, एक नर रोगी नहीं है, स्वस्थ है, मतलब 50% चांस है कि 50% सामान्य होगा वो नर और 50% रोगी होगा। वही मैं आपको समझा रहा था, ठीक है ना। आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्या कहा जाता है अगला सवाल, जब किसी उत्परिवर्तन से, देखो जब भी कोई उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडीन प्रतिस्थापित हो जाए। प्यूरिन क्या है, प्यूरिन एक नाइट्रोजन क्षार है, ध्यान रखिएगा, और उसकी जगह पर पिरिमिडीन आ गया है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसवर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन, ध्यान रहेगा। मेंडल ने चयन किया, किसका चयन किया था मेंडल ने, तो गार्डन मटर का चयन किया था, ठीक है। हाशिया का रुधिराणु अरक्तता में एमीन अम्ल संगठक होता है। हाशिया का रुधिराणु जब होगा ना किसी को भी, मतलब सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है आपका, तो हीमोग्लोबिन में जैसे हम ये आयरन दिखाएं, इधर एक आयरन दिखाएं, यहाँ एक आयरन दिखाएं और यहाँ एक आयरन दिखाएं, ऐसे 4 अणु होते हैं एक हीमोग्लोबिन, ये जुड़ा होता है अल्फा से, ऐसे ही जुड़ा होता है, इसको बीटा, इसको भी अल्फा कहते हैं, ऊपर वाले को अल्फा, इधर वाले को हम कहते हैं बीटा, इधर वाले को कहते हैं तो बीटा। तो बीटा के एमिनो अम्ल में वेलिन जो है ना, वेलिन के द्वारा ग्लूटामिक अम्ल विस्थापित हो जाता है और इसी को हम कहते हैं कि सिकल सेल एनीमिया हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि बीटा श्रृंखला, बी श्रृंखला लिखा है, बीटा श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटामिक अम्ल है ना, उसी के हटने से ये जनरली सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक। आपको ये बात ध्यान रहेगा। आगे बात की जाए, मानव रुधिर एबी वर्ग में, मानव रुधिर एबी वर्ग में एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। देखो अगर हम एंटीबॉडी की बात करें, अगर हमारे पास मान लो ए ब्लड ग्रुप है, तो ए ब्लड ग्रुप में आरबीसी के ऊपर का जो प्रोटीजन पाया जाएगा, जो प्रोटीन पाया जाएगा वो ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी उल्टा वाला होगा, बी एंटीबॉडी होगा। वैसे बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो बी ब्लड ग्रुप में प्रोटीन जो पाया जाएगा आरबीसी के ऊपर में वो बी प्रोटीन होगा, लेकिन एंटीबॉडी उल्टा वाला होता है, ए होता है। ठीक हो रहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप में उल्टा वाला, मतलब उल्टा वाला ए और बी तो एंटीबॉडी होता है, मतलब ये एंटीबॉडी अनुपस्थित रहेंगे, बी ऑप्शन है ना। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, इसे हम एपिस्टेसिस कहते हैं। मान लो कोई एक जीन का जोड़ा है दूसरे जीन को रोक रहा है, वो अपना लक्षण ज्यादा दिखा रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए, तो विनिमय के कारण नहीं देख पाए। विनिमय मतलब जब गुणसूत्रों का आपस में मिल जाना होता है तो उसको हम लोग कहते हैं विनिमय हो जाना। गुणसूत्र जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विनिमय होना। और जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, तो ये पैकेटिन में होता है, ध्यान रखिएगा। पैकेटिन, लता जरा पानी दे दो। अगर हम अर्धसूत्री विभाजन 1 देखें तो अर्धसूत्री विभाजन 1 का जो पहला अवस्था होता है प्रोफेज, वो प्रोफेज अगले प्रोफेज 5 चरण में होता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो पैकेटिन में होता है जीन विनिमय, आपको ये कोशिका विभाजन चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। जीन विनिमय कहाँ होता है, पैकेटिन में, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? ये सवाल कुछ अलग प्रकार, ये सवाल ऐसा लग रहा है जैसे गलत सवाल है ना, इसके बारे में बात ही नहीं करते हम लोग, ये सवाल ठीक नहीं है ना, ये लैंग्वेज इसका ठीक नहीं लग रहा है। क्या लिखा है, वाई संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी, वाई संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n 14 है, तो आधा भाग दे दो, x और y आधा आधा होगा, तो y का मान कितना 7 होना चाहिए, ऑप्शन सी, ठीक है। ये आप आगे पढ़िएगा, उत्परिवर्तन आपको अभी पढ़ना नहीं है, आगे पढ़िएगा। मेंडल का द्वितीय नियम है पृथक्करण का नियम। पहला होता है प्रभाविता का नियम और दूसरा होता है पृथक्करण का नियम, है ना, ध्यान रखिएगा। पृथक्करण में क्या होता है, ये बोले थे कि जीन अलग-अलग पृथक होकर के जाते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एक लक्षण के असमान जीन वाला जीव कहलाता है, ठीक है। एक लक्षण का असमान जीन्स वाला जीव, है ना, जो असमान जीन वाला जीव कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, विषम जात। क्या कहते हैं, विषम जात। मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाई कौन, कॉरेंस दिलाई, सेरमैक, यूगोडीबी, तो सबने मिलकर दिलाई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब एक पौधा लंबेपन के लिए विषम युग्मनजी
को स्वपरागित कराया गया तो एक पीढ़ी में दोनों लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए। दोनों लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए। तो देखो हम एफ का क्रॉसिंग करवा रहे हैं लंबे से, एफ का क्रॉसिंग करवा रहे हैं किससे? लंबे से, और लंबेपन की विषम युग्मनजी से करवाएं। विषम युग्मनजी का मतलब क्या होगा? विषम युग्मनजी का मतलब कि एक जीन मान लो टी है तो दूसरा टी, ऐसे इसका हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसी F1 संतति से। किससे? F1 संतति से। तो अगर हम F1 संतति से क्रॉसिंग करवा रहे हैं, अगर हम F1 संतति से क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब एक पौधा क्या, जब एक पौधा लंबेपन के लिए विषम युग्मनजी को स्वपरागित कराया गया तो एक पीढ़ी में दोनों लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए हैं। ये देखो लंबा बौना दोनों उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या है? हमारा पृथक्करण का नियम हुआ होगा। मतलब इससे टी वाला भी जा सकता है, इससे टी भी जा सकता है, तो हो सकता है कि एक में बौना आ जाए। जैसे मान लो अगर हम ये F1 है, F1 को भी अगर हम विषम युग्मनजी लिए हैं, है ना, विषम युग्मनजी लिए हैं, और ये भी टी होगा, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि विषम युग्मनजी में जो जाए, ठीक है, विषम युग्मनजी में जो जाए वो, जैसे मान लो अगर ये भी रहा टी, तो इससे जो जाएगा ये टी, फिर ये टी, है ना, फिर इधर से भी टी, इधर से भी टी, तो इससे जा सकता है टी, इससे जा सकता है टी, इससे जा सकता है टी, इससे जा सकता है टी। जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो टी लिखेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे ऐसे, तो ये टी एक बार टी बनेगा, फिर टी भी तो बनेगा। हम भी बोलेंगे क्रॉसिंग करवाते जाइएगा तो टी भी बनेगा, बौना भी बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे कि पृथक्करण का नियम है। पृथक हो रहे हैं तभी तो ऐसा हो रहा है, पृथक हो रहे हैं तभी ऐसा हो पा रहा है ना, सिंपल बात है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और आगे अगर हम बात करें, अगले सवाल पे है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था। मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? अनुवांशिकता का नियम। सहलगनता का नियम थोड़ा ना दिए हैं, वो अनुवांशिकता का नियम दिए हैं। मेंडल कौन सा नियम दिए हैं? अनुवांशिकता का नियम दिए हैं, ठीक है। एक पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मनजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है, देखो F1 पीढ़ी को हम क्या किए हैं? समयुग्मनजी अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाते हैं, जिसको तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं, मतलब परीक्षार्थ क्रॉस। परीक्षार्थ क्रॉस क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जब हम F1 पीढ़ी की क्रॉसिंग करवाते हैं किससे? अप्रभावी जीन से, तो ध्यान रखिएगा उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने एक शुद्ध बैगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस कराया, तो सफेद फूल और बैगनी फूल में जो प्रभावी कारक है वो कौन है? बैगनी फूल। तो बैगनी फूल और सफेद फूल दोनों का जब हम क्रॉस कराएंगे तो जो पहला आएगा, पहला जो क्रॉस कराया गया, तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिलेंगे? पहली पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी मतलब F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो हम क्रॉस करवाएं, बैगनी को मान लो हम वायलेट लिख दें, तो वायलेट का क्रॉस करवाया गया किससे? वायलेट को क्रॉस करवाया गया किससे? व्हाइट वाले से। इसको स्मॉल भी लिख देते हैं, जैसे स्मॉल भी। तो यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से कौन जाएगा? भी जाएगा। लेकिन ये होगा कैसा? ये तो होगा बैगनी। क्यों होगा बैगनी? क्योंकि बैगनी यहाँ पर प्रभावी कारक है। तो अगर ये बैगनी होगा मतलब पहला पीढ़ी F1 जो आया, ये F1 कैसा आया? ये F1 आया बैगनी फूल वाले। कौन से फूल वाले? सभी के सभी बैगनी फूल होंगे। हाँ, दूसरा जब कराएंगे तो 4 बनेंगे, 4 में से आपका है ना वहां पर व्हाइट फूल वाला भी दिखेगा। जब हम F2 करेंगे, F2 क्या होता है? F1 गुना F1 को F2 क्रॉस करते हैं, ठीक है। F2 में ऐसा होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अगले सवाल पे हैं, ठीक है। वधिता
कलर ब्लाइंडनेस में रोगी पहचान नहीं पाता, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है कलर ब्लाइंडनेस में, ध्यान रखिएगा। द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुलक्षणी अनुपात क्या है, अनुलक्षणी को ही फिनोटाइप कहते हैं, अनुपात क्या है द्विसंकर क्रॉस में, तो 9:3:3:1। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म उत्परिवर्तन है, अभी हम इसको नहीं पढ़े हैं, उत्परिवर्तन पढ़े ही नहीं हम लोग, आगे आगे मिलेगा वो। आनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है, आसान है ये। बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, ट्राइसोमी, आपको बताया थे हम, 21वां गुणसूत्र, डाउन सिंड्रोम में देखना 47 गुणसूत्र होते हैं और 21वां गुणसूत्र एक खोआ आ जाता है, मतलब 21वां गुणसूत्र या तो माँ वाला या तो पापा वाला डबल हो जाता है, तो पापा वाला तो एक गुणसूत्र आ ही रहा था, मान लो माँ वाला डबल हो के आ गया, तो 3 ठो गुणसूत्र आ गए 21वां, इसीलिए एक को बढ़ गया, ये ट्राइसोमी में आया था। इसमें बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, ट्राइसोमी, ठीक है। किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण क्या कहलाता है, वंशावली विश्लेषण कहलाता है। जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं, है ना। किसी लक्षण के लिए मान लो ब्लड एक लक्षण है, उसको 3 जीन मिलकर दिखाते हैं, इसीलिए उसको हम बहुएलील कहते हैं। ध्यान रखो कि रक्त को दिखाने के लिए हमको 3 थोड़ा जीन आता है, आईए आता है, आईपी आता है, आईओ आता है, ये रक्त के जीन है, ये आई जीन है। यहाँ आई जीन जो है वो बहुयुग्म विकल्पी कहलाता है, बहुविकल्पता कहलाता है ना, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात, ठीक। तो ये कुछ सवाल हैं आपके, है ना, कुछ ये सवाल है, बाकी के सवाल मैं आज नहीं ले रहा हूँ, है ना, ये कुछ सवाल है जो आपको आने चाहिए, ठीक है।